सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका SG एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। द हिंदू न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल को मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। लाइन बाय लाइन में सेंटेंसेस बताऊंगा कि कैसे इंग्लिश से हिंदी बनाई जाती है और कैसे समझा जाता है कि इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब उसमें कैसे हम फाइंड आउट करते हैं और मीनिंग को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। ये ओवरऑल इस लेसन के अंदर आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, इंग्लिश की बहुत अच्छी लर्निंग होगी, बहुत कुछ आप सीखेंगे इस डिस्कशन के दौरान। अभी अगर वक्त नहीं है तो इस वीडियो को सेव करके बाद में देखना, वक्त निकाल के ढंग से 30 या 40 मिनट्स सब्र के साथ ध्यान लगाते हुए देखना है इस वीडियो को। अगर आप डीपली गहराई से चीज़ों को समझना चाहते हैं तो उसमें आपको सब्र की ज़रूरत पड़ती है। जल्दी का काम शैतान का। जिस तरीके से आप अभी सोच रहे हो ना, अरे कितनी बात करेगा, शुरू करना, यही सब्र रखो, मैं बता रहा हूँ। तो इसका टाइटल है लूजिंग द प्लॉट। लूजिंग द प्लॉट ये अपने आप में एक इडियम है। Sometimes in life, you can lose the plot. We can all lose the plot from time to time. जब एक राइटर एक कहानी लिख रहा होता है तो उस कहानी का एक प्लॉट होता है, मतलब एक सीक्वेंस होता है, पहले ये हुआ फिर ये हुआ। अगर वो लिखने वाला भूल जाए कि कहानी में क्या चल रहा था और कुछ भी हो रहा है अब कहानी के अंदर, बहुत कंफ्यूजिंग है सब कुछ और राइटर कंफ्यूज्ड हो रहा है, तो हम बोलेंगे वो प्लॉट को लूज कर रहा है। तो यहाँ पर शायद ये बात गवर्नमेंट के लिए, अथॉरिटीज के लिए की गई है कि वो प्लॉट को लूज कर रहे हैं, मतलब वो कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, वो ढंग से स्टेप्स नहीं ले रहे। द एयर क्वालिटी इशू, एयर क्वालिटी का जो इशू है, रिक्वायर्स, वो रिक्वायर करता है। ये हो गया यहाँ पे वर्ब। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट किसको कहेंगे? द एयर क्वालिटी इशू। ये जो एयर क्वालिटी का इशू है ये सब्जेक्ट है। ये इशू क्या करता है? रिक्वायर करता है। रिक्वायर वर्ब हो गया। रिक्वायर का ऑब्जेक्ट क्या रिक्वायर करता है? इस इशू को किस चीज़ की ज़रूरत है? इंगेजमेंट, इंगेजमेंट की ज़रूरत है। इंगेजमेंट किसके साथ? विद सिटीजन्स, सिटीजन्स के साथ, देश के नागरिकों के साथ, देश के नागरिकों के साथ इंगेजमेंट की ज़रूरत है इस इशू को। इंगेजमेंट से मतलब क्या हुआ? नागरिकों से बात करने की, उनके इश्यूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है, वो क्या कहना चाहते हैं उनको सुनने की ज़रूरत है। नॉट इंटिमिडेशन, मतलब रिक्वायर का ऑब्जेक्ट इंटिमिडेशन नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस इशू को इंटिमिडेशन की ज़रूरत नहीं है। इंटिमिडेट करना डराना धमकाना होता है, तो डराने धमकाने की प्रोसेस हो गई इंटिमिडेशन, यानी डराने और धमकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिटीजन्स के साथ इंगेजमेंट होना अनिवार्य है। इस एयर क्वालिटी के इशू को ज़रूरत है इंगेजमेंट की सिटीजन्स के साथ, ना कि इंटिमिडेशन की, यानी डराने धमकाने की नहीं, बल्कि इंगेजमेंट यानी उनसे बात करने की ज़रूरत है इस एयर क्वालिटी के इशू को। तो आप समझ गए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द एयर क्वालिटी इशू, वर्ब है रिक्वायर, रिक्वायर का ऑब्जेक्ट है इंगेजमेंट। ये सगाई वाली इंगेजमेंट नहीं है, शादियों का सीजन चल रहा है तो वही सोच रहे हो आप इंगेजमेंट। ये इंगेजमेंट है सिटीजन्स के साथ बातचीत करना, उनकी बात सुनना, उनके बीच में जाकर खड़े होना। वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से मीनिंग इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, मीनिंग आप किस तरीके से निकाल पा रहे हैं इसका। फिर आप कंपेयर कर सकते हैं उसको उससे जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो देखो क्या होता है। ऑन नवंबर 24 नवंबर को द दिल्ली गवर्नमेंट, यानी दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, कन्फ्रंटेड, इसने कन्फ्रंट किया अ स्मॉल एंड पीसफुल क्राउड नियर इंडिया गेट। 24 नवंबर को गवर्नमेंट ने कन्फ्रंट किया यानी सामना किया, फेस किया एक छोटे और पीसफुल क्राउड को, यानी शांत था वो क्राउड, ज्यादा झगड़ालू लोग नहीं थे, शांत था वो क्राउड, भीड़ भाड़ थी लेकिन वो पीसफुल थी। कहां पर थी? नियर इंडिया गेट, इंडिया गेट के पास। तो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है दिल्ली गवर्नमेंट और वर्ब है कन्फ्रंट। दिल्ली गवर्नमेंट ने कन्फ्रंट किया। कन्फ्रंट का ऑब्जेक्ट है क्राउड, एक क्राउड को कन्फ्रंट किया। क्राउड कैसा था? पीसफुल था और स्मॉल था। स्मॉल और पीसफुल दोनों एडजेक्टिव हो गए क्राउड के लिए। कहां पे किया? नियर इंडिया गेट। तो नियर इंडिया गेट बोले तो एडवर्बियल फ्रेज हो गया जो बता रहा है कि कन्फ्रंट कहां पर किया गया? इंडिया गेट के पास कन्फ्रंट किया गया। अब आगे देखो क्या है। दैट हैड गैदर्ड टू एक्सप्रेस इट्स कंसर्न अबाउट द सिटीज एयर क्वालिटी इंडेक्स हवरिंग नियर 400 विद अ हैवी पुलिस प्रेजेंस। अबे दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्राउड के लिए आया है कि इस क्राउड ने क्या किया। द क्राउड दैट हैड गैदर्ड, जिस क्राउड ने गैदर किया था, यानी एक क्राउड यहां पर इकट्ठा हुआ था। क्या करने के लिए? टू एक्सप्रेस इट्स कंसर्न, अपनी चिंता को जताने के लिए। किस चीज को लेकर चिंता है? अबाउट द सिटीज एयर क्वालिटी इंडेक्स हवरिंग नियर 400। ये चिंता इस बात को लेकर है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हवर कर रहा है, मतलब कि मंडरा रहा है नियर 400 के आसपास मंडरा रहा है। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इस सिटी का, इस चीज को लेकर जो चिंता थी वो एक्सप्रेस करी इस क्राउड ने वहां पर गैदर होके इंडिया गेट के पास। तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन हो गया क्राउड के लिए। फिर दैट की वर्ब आ गई गैदर्ड, इसने गैदर किया था। क्यों गैदर किया था? अपने कंसर्न को एक्सप्रेस करने के लिए। टू से लेकर स्टार्ट हो रहा है ये एडवर्बियल फ्रेज। किस चीज़ को लेकर कंसर्न है? सिटी के एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर, जो कि हवर कर रहा है 400 के आसपास।
विद अ हैवी पुलिस प्रेजेंस, और साथ में हैवी पुलिस प्रेजेंस भी थी, यानी बहुत सारी वहां पर पुलिस भी इकट्ठी हो गई थी वहां पर उस वक्त जब ये क्राउड गैदर हुआ था वहां पर। आगे लिखा है द क्वेश्चन प्रैक्टिकली रोट इटसेल्फ, सवाल ने खुद को ही लिख दिया। मतलब प्रैक्टिकली साफ साफ तौर पर हमें यह दिख रहा है कि जैसे कि सवाल ने खुद को ही लिख दिया हो। मतलब ये सवाल हमें साफ साफ सामने नजर आ गया। वॉज द थ्रेट बीइंग मैनेज्ड हेयर पब्लिक सेफ्टी और पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट, यानी जिस थ्रेट को यहां पर मैनेज किया जा रहा है, थ्रेट यानी खतरा, जिस खतरे को यहां पर एड्रेस किया जा रहा है, जिस खतरे को यहां पर मैनेज किया जा रहा है, वो खतरा क्या है? वो खतरा पब्लिक सेफ्टी है या पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट है? यानी पुलिस यहां पर क्यों इकट्ठी हुई थी इतनी सारी? क्या वो वाकई में लोगों की सेफ्टी के लिए इकट्ठी हुई थी, या फिर जो पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट है, यानी जो देश की सरकारें हैं उनको शर्म आ रही है कि ये क्या घटित हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्राउड गैदर हो रहे हैं लेकिन कुछ सोल्यूशन नहीं निकल रहा, इसको लेकर जो शर्म है, ये था क्या वो थ्रेट जिसको मैनेज किया जा रहा था, ये जो एम्बेरसमेंट हो रहा था उनका, या फिर पब्लिक सेफ्टी वो थ्रेट था जिसको मैनेज किया जा रहा था? ये थ्रेट दो तरह के यहां पर बताए गए हैं, पब्लिक सेफ्टी और पॉलिटिकल एम्बेरसमेंट। तो क्वेश्चन क्या है, इन दोनों में से जिस थ्रेट को यहां पर मैनेज किया जा रहा है वो कौन से वाला थ्रेट है? ये क्वेश्चन खुद ब खुद सामने खड़ा हो गया। एयर क्वालिटी इन नॉर्थ इंडिया इन विंटर इज ऑफन डिस्कस्ड एज अ दिल्ली इशू। मतलब नॉर्थ इंडिया में जो एयर क्वालिटी है सर्दियों में इज ऑफन डिस्कस्ड, उसको इस तरीके से डिस्कस किया जाता है एज अ दिल्ली इशू, जैसे कि वो एक दिल्ली का इशू है। येट फिर भी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैव रिवील्ड, जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं वो जगह है जहाँ पर बैठकर सिस्टम रख के ये सब पता लगाया जाता है कि किस तरीके से पोल्यूशन घट रहा है या बढ़ रहा है, वो सब मॉनिटर करते रहते हैं, यानी जांचते रहते हैं, देखते रहते हैं, नज़र रखते हैं। उन स्टेशंस ने रिवील किया है, यानी ये दिखाया है सबको, क्या रिवील किया है? एक कंटिन्यूअस जोन ऑफ फाउल एयर, मतलब एक ऐसा जोन है, एक ऐसा क्षेत्र है जो लगभग बना हुआ है नॉन स्टॉप। किस तरह का जोन है? जोन ऑफ फाउल एयर, यानी गंदी हवा, खराब हवा का जोन है। फ्रॉम अराउंड इस्लामाबाद टू बिहार, इस्लामाबाद के आसपास के एरिया से लेकर बिहार तक ये फाउल एयर यानी खराब हवा का जो जोन है ये बना हुआ है। किसने रिवील किया? मॉनिटरिंग स्टेशंस ने। तो बोला जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया में जो एयर क्वालिटी है उसको ऐसे डिस्कस किया जाता है कि ये तो बस दिल्ली का इशू है, लेकिन फिर भी जो मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं उन्होंने रिवील किया है कि ये जोन तो इस्लामाबाद से लेकर बिहार तक बना हुआ है। एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एग्रीकल्चर सर्कुलेट इन दिस शेयर्ड एयर शेड। एमिशन मतलब तो फैक्ट्रीज से, पावर जनरेशन से, ट्रांसपोर्ट से, जहाँ कहीं से भी जो गैसेस हवा में निकल रही हैं, जो हवा के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली गैसेस निकल रही हैं, उनको एमिशन बोला जा रहा है। कि जो एमिशन हो रहा है, जो बाहर निकलने की जो प्रोसीजर हो रही है, कहाँ से हो रही है? इंडस्ट्री से एमिशन हो रहा है, यानी इंडस्ट्री से धुआं निकल रहा है, ये चीज़ें पॉइजनस चीज़ें हवा में फैल रही हैं। पावर जनरेशन से फैल रही हैं, ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ी घोड़े से फैल रही हैं, एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित कामों से फैल रही है। ये एमिशन सर्कुलेट कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं इस शेड एयर शेड में। एयर शेड का मतलब क्या हो गया? एयर मतलब हवा, शेड का मतलब एक कमरा, एक शेल्टर, मतलब समझ लो एक बड़ी सी जगह बन गई है, एक बड़ा सा घर बन गया है एयर का। शेड कहा जा रहा है मतलब कुछ आपस में कुछ जगह है, वो सारी जगह शेयर कर रही है इसी एयर शेड को, हर जगह वही हवा फैल रही है, सर्कुलेट कर रही है। दिस इज वाई द इंडिया गेट प्रोटेस्ट्स आर पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट। इसी वजह से इंडिया गेट के जो प्रोटेस्ट हैं, जो वहाँ पर विरोध होते हैं, वो पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट हैं, यानी राजनीतिक तौर पर उनका महत्व है, वो महत्वपूर्ण है। Delhi's middle class has usually responded with air purifiers, closed windows, vacations and private dissatisfaction, but apparently not anymore. देखो क्या बोला जा रहा है कि जो दिल्ली की मिडिल क्लास है, ये सब्जेक्ट हो गया, इसने रिस्पॉन्ड किया है, यानी इसने जवाबदेही करी है। जब भी पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ा है तो इन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया है? विद एयर प्योरीफायर्स, एयर प्योरीफायर्स के साथ रिस्पॉन्ड किया है। मतलब ये बोले कि चलो हम एयर प्योरीफायर लगा लेंगे, अपनी खिड़कियों को बंद रख लेंगे, वेकेशन यानी छुट्टियों पर चले जाएंगे, दिल्ली से दूर चले जाएंगे, नॉर्थ इंडिया से दूर चले जाएंगे, और प्राइवेट डिससेटिस्फैक्शन के साथ भी रिस्पॉन्ड किया है। मतलब अंदर ही अंदर घर ही घर में मुंह फुला के वो बैठे, चलो भाई घर में ही अपना जो डिससेटिस्फाइड होकर रह जाएंगे, किसी को कुछ नहीं कहेंगे, बस अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे इन दुखों को लेकर। प्राइवेट का मतलब क्या हो गया कि किसी को आप बता नहीं रहे कि आप डिससेटिस्फाइड हो, गवर्नमेंट को कुछ नहीं कह रहे,
अथॉरिटीज से कुछ शिकायत नहीं कर रहे। तो ये जो प्राइवेट डिससेटिस्फैक्शन, एयर प्योरीफायर और क्लोज विंडोज के साथ जो लोग रह रहे थे बस ऐसे ही, अब नहीं रहेंगे अपेरेंटली, मतलब साफ तौर पर दिख रहा है नॉट एनी मोर, अब और नहीं होगा ये। एंड द स्टेट हैज रिस्पॉन्डेड, और स्टेट ने रिस्पॉन्ड किया है। स्टेट ने किस प्रकार रिस्पॉन्ड किया है, कैसे जवाब दिया है इन्होंने? बाय पुलिसिंग रादर देन इंगेजमेंट, यानी पुलिसिंग करके। बाय प्रेपोजिशन है, इसके बाद वर्ब आ गया पुलिस। तो पुलिस को जनरली आपने नाउन के तौर पे देखा होगा, लेकिन यहाँ देखो वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। पुलिस करना मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस को डिप्लॉय करना, पुलिस वालों को खड़ा कर देना वहाँ पर। मतलब स्टेट ने कैसे जवाबदेही करी है? इन्होंने बस पुलिस वालों को इधर उधर खड़ा कर दिया, रादर देन इंगेजमेंट, इंगेजमेंट नहीं किया, मतलब लोगों से बातचीत नहीं करी, आके उनकी सवालों को, उनकी शिकायतों को सुना नहीं। डिप्लॉइंग रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लॉय कर दिया मतलब वहाँ पर उनको तैनात कर दिया, उधर खड़ा कर दिया, संभालो सब कुछ, डिप्लॉय कर दिया। ये डिप्लॉय करना शो करता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है डिप्लॉइंग, यानी रैपिड एक्शन फोर्स को डिप्लॉय करना जो है वो शो करता है। वो शो करता है, क्या शो करता है? शो का ऑब्जेक्ट आएगा दैट क्लॉज से। ये शो करता है कि दैट द गवर्नमेंट ट्रीट्स दीज गैदरिंग्स, गवर्नमेंट इन गैदरिंग्स को, यानी जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जो गैदरिंग्स हैं, इनको ट्रीट करती है एज अ लॉ एंड ऑर्डर रादर देन अ गवर्नेंस प्रॉब्लम। वो ये नहीं कहती कि ये गवर्नेंस प्रॉब्लम है, कि गवर्नमेंट में कुछ खराबी है, हम लोग गवर्न ढंग से नहीं कर रहे, हम ढंग से सरकार नहीं चला रहे, ढंग से हम देश नहीं चला रहे। वो ये वाली प्रॉब्लम नहीं समझते कि देश ना चला पाने की प्रॉब्लम है ये, बल्कि वो क्या कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है शहर में, इसलिए जो है गैदरिंग्स यहाँ पर बार बार आ जाती हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर, वो बता रहे हैं कि हम तो पुलिस वालों को तैनात करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, और ये नहीं मान लेना चाहते, एक्नॉलेज करना चाहते कि ये एक गवर्नेंस प्रॉब्लम है। ऐसा एडिटोरियल को लिखने वाला कहना चाहता है यहाँ पर। नॉर्थ इंडियाज विंटर, यानी नॉर्थ इंडिया का विंटर। विंटर स्मॉग, स्मॉग की बात हो रही है। स्मोक और फॉग का मिश्रण जो होता है उसको कहते हैं स्मॉग। उसमें धुआं भी है और धुंध भी है, कोहरा भी है, उनका मिक्स होता है स्मॉग। नॉर्थ इंडिया का जो विंटर का स्मॉग है इज द मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ अ वाइडर नेशनल क्राइसिस। वाइडर मतलब कहीं ज़्यादा बड़ा, नेशनल क्राइसिस मतलब पूरे नेशनल लेवल पे नेशनल क्राइसिस है, एक बहुत बड़ा क्राइसिस है, ये बहुत बड़ा संकट है, बड़ा संकट है। इसका सबसे ज़्यादा विजिबल, सबसे ज़्यादा साफ साफ दिखने वाला पार्ट कौन सा है? नॉर्थ इंडिया का विंटर स्मॉग। जो में सर्दियों में स्मॉग दिखाई देता है ना, ये में साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक बड़ा नेशनल क्राइसिस है, उसका एक मोस्ट विजिबल पार्ट है। लॉन्ग टर्म एनालिसिस ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूशन सच एज द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स हैव शोन दैट अनसेफ एयर इज नाउ द नॉर्म फॉर मोस्ट ऑफ इंडिया। मतलब लॉन्ग टर्म एनालिसिस, यानी बहुत लंबे समय से चला आ रहा जो एनालिसिस है, जो निरीक्षण है, जो तहकीकात चल रही है, किसकी? ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूशन की। पार्टिकुलेट पोल्यूशन मतलब ऐसा पोल्यूशन जो पार्टिकल से फैलता है, जो पार्टिकल्स एयर में है, पॉइजनस है, डेट्रीमेंटल टू हेल्थ है, वो वाला जो पोल्यूशन है, इसका लॉन्ग टर्म एनालिसिस हो रहा है। एग्जाम्पल दिया गया है सच एज द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ये जो एनालिसिस है, जैसे कि एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है, इसने शो किया है, किसने शो किया है? एनालिसिस ने शो किया है कि अनसेफ एयर जो है इज नाउ द नॉर्म फॉर मोस्ट ऑफ इंडिया। अब वो लगभग पूरे देश के लिए जो अनसेफ एयर है, जो असुरक्षित हवा है, वायु है, ये नॉर्म बन गई है। मतलब ये तो नॉर्मल हो गई है, ये तो एक रूल जैसा बन गई है, रूटीन हो गया है ये देश के लिए कि ये तो भाई नॉर्मल है, ये तो होगा ही, ये तो होना ही है। जो अनसेफ एयर है ये अब नॉर्म बन गई है, मतलब एक रूल की तरह बन गई है, ये तो होता ही है, बहुत यूजुअली ऐसा होता रहता है, अब ये नॉर्मली होता रहता है। यहाँ पर जो एनालिसिस आप देख रहे हो इसमें देखो ई है, ई का मतलब है मल्टीपल एनालिसिस हुए हैं। अगर एक एनालिसिस होता तो उसमें आई होता है एनालिसिस, और मल्टीपल एनालिसिस है तो ई होता है। देखो मल्टीपल एनालिसिस है, इसी के लिए यहाँ पर इसके लिए वर्ब देखो हैव आई है, ना कि हैज आई है। लॉन्ग टर्म एनालिसिस हैव शोन, एक तो ये शो किया है कि अनसेफ एयर नॉर्म बन गई है, दूसरा क्या शो किया है, अगला क्लॉज यहाँ से जोड़ा, दैट प्रेजेंट रेगुलेशन, जो अभी का रेगुलेशन है, जो गवर्नमेंट रूल्स वगैरह बना रही है, मॉनिटर कर रही है, देख रही है सब कुछ क्या हो रहा है, इन्फोर्समेंट कर रही है, उन रूल्स को ओबे करवा रही है लोगों से, इन्फोर्समेंट के जो अरेंजमेंट्स हैं वो सब जो है वो इनसफिशेंट है, यानी वो तो पर्याप्त नहीं है, उससे काम नहीं चल रहा है, वो कम है। अक्रॉस स्टेट्स एंड सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग स्टेट्स में अगर बात करें, हर जगह ये सब जो रेगुलेशन, मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट अरेंजमेंट्स है इनसफिशेंट हैं। ये शो किया है किसने? लॉन्ग टर्म एनालिसिस ने। किसका लॉन्ग टर्म एनालिसिस? ऑफ पार्टिकुलेट पोल्यूशन। ट्रीटिंग द प्रॉब्लम एज अ सीजनल इमरजेंसी इन द फेस ऑफ एविडेंस
pointing to a permanent condition demanding permanent institutions has encouraged only bursts of action। देखो यहाँ पर मेन वर्ब कहाँ पे जाके आया है, ये है मेन वर्ब एंकरेज। एंकरेज किया है, किसने एंकरेज किया है? ट्रीटिंग द प्रॉब्लम एज अ सीजनल इमरजेंसी। इस प्रॉब्लम को जो ट्रीट किया जा रहा है ना एक सीजनल इमरजेंसी के तौर पे, कि ये इमरजेंसी तो कुछ समय की है, कुछ एक विंटर सीजन की है, उसके बाद ये इमरजेंसी चली जाएगी। इस प्रॉब्लम को इस तरीके से जो ट्रीट किया जा रहा है सीजनल इमरजेंसी की तरह, कैसे? इन द फेस ऑफ एविडेंस पॉइंटिंग टू अ परमानेंट कंडीशन। वो भी तब किया जा रहा है इसको इस तरीके से ट्रीट जब हमारे पास एविडेंस है। इन द फेस ऑफ एविडेंस मतलब एविडेंस के सामने होते हुए, जो कि एविडेंस क्या कर रहा है? एविडेंस के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया पॉइंटिंग। एविडेंस पॉइंट कर रहा है, क्या पॉइंट कर रहा है? टू अ परमानेंट कंडीशन। मतलब ये एविडेंस पॉइंट कर रहा है कि ये तो एक परमानेंट कंडीशन है। और कैसी कंडीशन? डिमांडिंग, जो कि डिमांड कर रही है। क्या डिमांड कर रही है? परमानेंट इंस्टीट्यूशंस। इसको तो परमानेंट इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पर मतलब है लॉन्ग लास्टिंग ऑफिशियल बॉडीज चाहिए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे लगातार काम करती रहे। ऐसे इंस्टीट्यूशंस चाहिए। इस चीज ने एंकरेज किया है ओनली बर्स्ट्स ऑफ एक्शन, यानी कि बर्स्ट ऑफ एक्शन। बर्स्ट मतलब एक धमाका सा होता है एक्शन का, फिर कुछ नहीं होता, फिर एक धमाका सा होता है, फिर कुछ नहीं होता। मतलब छोटे छोटे एक्शन 2-4 बार बस लिए गए हैं और कुछ नहीं, बस कुछ एक्शन होते हैं कुछ समय के लिए, फिर इसको भूल जाते हैं। द एयर शेड इज द प्राइमरी यूनिट ऑफ गवर्नेंस। ये जो पूरा रीजन है जहां पर एयर शेयर की जा रही है, इस पूरे एरिया में जहां पर ये प्रदूषित हवा फैली हुई है, इसको एक यूनिट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जो इस पूरी जगह को एक यूनिट कंसीडर करे। हर एक सिटी या स्टेट को सेपरेटली कंसीडर नहीं करना चाहिए। ये प्राइमरी यूनिट होनी चाहिए गवर्नेंस की। टुडे, आज के समय में, अथॉरिटी इज स्प्लिट। जो अथॉरिटी है वो स्प्लिट है, यानी बटी हुई है। अमंग, किस में बटी हुई है? अमंग प्रेपोजिशन लगा के बताया जा रहा है। सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, यानी ये पूरी अथॉरिटी बटी हुई है किस में? कौन कौन से डिपार्टमेंट है? सेंट्रल मिनिस्ट्री है, स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, म्यूनिसिपल बॉडीज हैं और स्पेशलाइज्ड रेगुलेटर्स हैं। ईच विद पार्शियल जुरिस्डिक्शन, मतलब हर एक। ईच क्या बता रहा है? हर एक की बात कर रहा है। जो अलग अलग अभी ऑर्गेनाइजेशंस बताई हैं, अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज बताई हैं, इनमें से हर एक के पास पार्शियल जुरिस्डिक्शन ही है। पार्शियल का मतलब है पूरी नहीं, आधी अधूरी, थोड़ी सी, यानी थोड़ा सा। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? किसी एक एरिया में आप काम कर सकते हो, वो अथॉरिटी आपके पास है, आपके पास कंट्रोल है किसी एक एरिया में काम करने का, वो आपकी जुरिस्डिक्शन है। तो इन सब अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज के पास पार्शियल जुरिस्डिक्शन है। कोई बोलता है मेरा इतना ही इलाका है, दूसरा बोलता है मेरा इतना ही है, मेरा इतना ही है। एक सिंगल यूनिट कंसिडर ही नहीं किया जा रहा है इस पूरे एयरशेड को। और इंसेंटिव्स मिक्स्ड हैं। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? आप जब कुछ काम करते हो तो आपको जो गिफ्ट मिलता है उसको इंसेंटिव बोलेंगे। कोई चीज़ जो आपको मोटिवेट करती है काम करने के लिए, एक गिफ्ट जैसी होती है, उसको इंसेंटिव बोलेंगे। मतलब लोगों के यहाँ पर अलग अलग इंसेंटिव्स है, अलग अलग एम को अपने मन में रख के वो काम करते हैं। यहाँ पे सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं, तो मिक्स्ड इंसेंटिव्स हैं, यानी सब अलग अलग डायरेक्शन में जोर लगा रहे हैं, इसलिए ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। The Commission for Air Quality Management was created to address this fragmentation and is empowered to direct emissions control, coordinate among states and agencies and impose sanctions। तो एक कमीशन बनाई गई थी। किसके लिए थी कमीशन? एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। आगे बताया was created, बनाई गई थी। पैसिव वॉइस है, बनाई गई थी। क्या करने के लिए बनाई गई थी? टू एड्रेस करने के लिए, यानी इस चीज़ का समाधान निकालने के लिए, इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने के लिए। किस चीज़ को एड्रेस करने के लिए? फ्रेगमेंटेशन को। फ्रेगमेंटेशन मतलब डिवीजन। जो अभी हमने देखा ना कि अलग अलग जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, ये जो पूरी अथॉरिटी है ये स्प्लिट हो रखी है, बटी हुई है अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज़ में। फ्रेगमेंटेशन हो रखा है, डिवीजन हो रखा है। इस डिवीजन के ऊपर काम करने के लिए ये कमीशन क्रिएट की गई थी। एंड इज एम्पावर्ड, और ये कमीशन एम्पावर्ड है, मतलब इसको एक पावर दी गई है। क्या करने की पावर दी गई है? डायरेक्ट करने की, कि एमिशंस को डायरेक्ट करे। एमिशंस को नहीं, एमिशंस कंट्रोल को डायरेक्ट करे, कि जो अलग अलग जगह से एमिट होती हैं पॉइजनस गैसेस एयर में, उसको डायरेक्ट करना है। उसके ऊपर रूल्स बनाने हैं कि किस तरीके से कितनी क्या चीज़ कहाँ पे अलाउ होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट करे स्टेट्स और एजेंसीज के बीच में, उनके बीच में तालमेल बिठवाए और ढंग से कोऑर्डिनेट करके काम करवाए। एंड इम्पोज सैंक्शंस, और सैंक्शंस को इम्पोज करे। तो इम्पोज करे सैंक्शन को। सैंक्शन का मतलब यहाँ पर होगा कि अगर जो काम ना करे ढंग से, उसके ऊपर सैंक्शन इम्पोज कर दिया जाए, कुछ किसी ना किसी तरीके से उनको पनिश किया जाए कि ये काम आपने सही से नहीं किया, तो कुछ पेनल्टी वगैरह लगाई जाए उसके ऊपर।
Yes, its interventions have not matched the scale or persistence of the problem. तो ये जो अभी अभी हमने कमीशन की बात की, इसका जो इंटरवेंशन है, यानी इसने जो बीच बीच में काम करने की कोशिश की है, बीच में आने की कोशिश की है, वो जो इसका इंटरवेंशन रहा है, उसने मैच नहीं किया द स्केल और परसिस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम की जो मात्रा है ना, जितने बड़े लेवल की ये प्रॉब्लम है, उसको मैच नहीं किया उसके इंटरवेंशन ने. यानी उसका और इंटरवेंशन आवश्यक है, और इंटरवेंशन होना चाहिए, यानी कि उनका और इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और उनको स्टेप्स लेने चाहिए, एक्शन लेने चाहिए कुछ काम करने के लिए. उनका ये इंटरवेंशन मैच नहीं कर रहा है. इट्स नॉट मैचिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम. इट्स टास्क, उसका टास्क, किसका टास्क, ये जो अभी अभी कमीशन क्रिएट की गई है. नाउ अब इज है क्या करना, टू यूज, कि वो यूज करे अपने मैंडेट को. मैंडेट यानी उसकी ऑफिशियल जो अथॉरिटी है, जो उसकी पावर है, उसको यूज करे. किस चीज के लिए, रिक्वायर करने के लिए, यानी मांग करने के लिए, रिक्वायर करने के लिए कि भाई हमें ये चाहिए. क्या चाहिए, टाइम बाउंड, यानी एक डेडलाइन के साथ, किसी एक सीमित समय के अंदर आपको चाहिए. डेडलाइन के अंदर अंदर कुछ काम करवाना है. क्या चाहिए, सेक्टरल प्लान्स. सेक्टरल प्लान्स चाहिए, मतलब कि अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और फार्मिंग के जो सेक्टर हैं, इन सब के अलग अलग सेक्टर में उन सब के लिए प्लान चाहिए उसको. टाइम के अंदर अंदर स्ट्रेटजीज चाहिए. किससे चाहिए, गवर्नमेंट से चाहिए, और मेजर एमिटर्स से चाहिए. एमिटर किसको बोला जा रहा है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वाली फैलाने वाली गैसेस को रिलीज करते हैं, जो बड़े बड़े सोर्सेज हैं पोल्यूशन के. तो मेजर एमिटर्स जो हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं, उनसे उनको एक सीमित समय के अंदर प्लान चाहिए. इस तरीके से इस कमीशन को काम करना चाहिए. तो एक तो ये करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, कंप्लायंस को ट्रैक करना चाहिए. कंप्लायंस का मतलब क्या हो गया, कंप्लाई करने का मतलब किसी ने आपसे कुछ बोला और आप कंप्लाई कर रहे हो, मतलब आप उसका कहना मान रहे हो, आप वही काम कर रहे हो. उससे नाउन बन गया कंप्लायंस. मतलब क्या उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा रहा है, क्या उनकी बात को माना जा रहा है, कंप्लायंस हो रहा है अच्छे से कि नहीं, उसको ट्रैक भी करना है. थ्रू कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग. कैसे ट्रैक करना है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग से, यानी हर वक्त नज़र रख के. मॉनिटरिंग मतलब हर वक्त नज़र रखने की जो प्रक्रिया है, लगातार मॉनिटरिंग से उनको ये ट्रैक करना है. एंड एंश्योर, और एंश्योर करना है. क्या एंश्योर करना है, डेटा इज इन पब्लिक, कि जो पूरा डेटा है वो पब्लिक के पास पहुंच सके, सब देख सके कि क्या चल रहा है. तो जो गवर्नमेंट्स हैं, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, एडिटोरियल में बोला जा रहा है कि इस चीज को स्टॉप करो. क्यों स्टॉप करो, फिर आगे रीजन बताया गया है. तो गवर्नमेंट शुड ऑल्सो अबेंडन, गवर्नमेंट को अबेंडन कर देना चाहिए. अबेंडन का मतलब बंद कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए. क्या स्टॉप कर देना चाहिए, टेक्निकल क्विक फिक्सेस को. यानी जो क्विक फिक्सेस हैं, यानी कुछ समय के लिए ये चीज़ ठीक हो गई. क्विक फिक्सेस मतलब फटाफट से आपने कोई टेम्परेरी सॉल्यूशन निकाल लिया. इस तरीके के जो क्विक फिक्सेस हैं उनको अबेंडन कर देना चाहिए, उनको स्टॉप कर देना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए. क्यों कर देना चाहिए, दीज मेजर्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जो एक्शंस हैं, जो स्टेप्स हैं, जो मेथड्स हैं. ये जो मेजर्स हैं, ये जो मेथड्स हैं, ये जो आप स्टेप्स ले रहे हो, कंज्यूम पब्लिक फंड्स, ये पब्लिक फंड्स को कंज्यूम करते हैं, पब्लिक का पैसा खर्च होता है इसमें. एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैंडविड्थ, और एडमिनिस्ट्रेटिव बैंडविड्थ भी कंज्यूम करते हैं ये मेजर्स. ये जो एक्शंस आप लेते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बैंडविड्थ को भी यूज करते हैं. बैंडविड्थ का मतलब क्या हो गया, एनर्जी और टाइम जो स्पेंड करती हैं गवर्नमेंट बॉडीज ये सब करने के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम करते हैं. तो एडमिनिस्ट्रेटिव बैंडविड्थ का मतलब है वो सारी गवर्नमेंट बॉडीज की एनर्जी और टाइम कंज्यूम होता है इन मेजर से, पब्लिक के फंड्स कंज्यूम होते हैं, वाइल लिविंग द मेन सोर्सेज ऑफ एमिशंस इंटैक्ट. और ये सब होने के बावजूद, वाइल कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने वाला एक कंजंक्शन है, जबकि ये सब इतनी एनर्जी, इतने रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं, और फिर भी जो मेन सोर्सेज हैं, यानी जो मेन स्रोत है जहाँ से एमिशन हो रहा है, जो मेन सोर्सेज हैं वो इंटैक्ट हैं. मतलब ऐसे के ऐसे बने हुए हैं, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया, अनटच्ड हैं बिल्कुल. उन इंटैक्ट करने का मतलब, इंटैक्ट मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज़ इंटैक्ट है मतलब जैसी थी वैसी की वैसी है, कुछ बदलाव नहीं हुआ उसमें. The focus should be on interventions in power, industry, transport, construction and agriculture. फोकस होना चाहिए, किस पर फोकस होना चाहिए, इंटरवेंशन पर. आपको इंटरवेंशन करना चाहिए. इंटरवेंशन का मतलब क्या है, आपको एक्शन लेने चाहिए, आपको स्टेप इन करना चाहिए, आपको कदम उठाना चाहिए. कहाँ पे, पावर में यानी इलेक्ट्रिक सेक्टर में, इंडस्ट्री में, ठीक है, यानी जो भी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, ट्रांसपोर्ट में, गाड़ियाँ, रोड, ये सब यहाँ पे भी पोल्यूशन होता है. कंस्ट्रक्शन में चीज़ें बनती हैं, इमारतें बनती हैं, उसमें भी पोल्यूशन फैलता है. और एग्रीकल्चर में, फार्मिंग से रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं, यहाँ पर इन सेक्टर्स में आपको इंटरवेंशन करना है, मतलब कुछ कदम उठाने हैं. विद किसके साथ, विद प्रेपरेशन के बाद ये सब जुड़े हुए हैं, विद के ऑब्जेक्ट है ये. तो क्या करना है, टाइटर नॉर्म्स. नॉर्म्स मतलब रूल, नॉर्म मतलब रूल हो गया. और कैसे होने चाहिए, टाइटर होने चाहिए, बिल्कुल टाइट होने चाहिए.
और ज़्यादा टाइट होना चाहिए। रियल इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट का मतलब होता है रूल को अप्लाई करना। तो जो रूल को अप्लाई करने की जो बात हो रही है, इन्फोर्समेंट होना चाहिए, यानी कि इंश्योर करना चाहिए कि रूल्स को फॉलो किया जा रहा है। टाइम बाउंड रिटायरमेंट और रेट्रोफिटिंग ऑफ पोल्यूटिंग प्लांट्स। टाइम बाउंड का मतलब हो गया कि टाइम के अंदर अंदर, ऐसा नहीं है कि कभी हो ही नहीं रहा है, बहुत लंबा समय लग रहा है किसी चीज़ को। एक पर्टिकुलर टाइम सेट करना चाहिए कि इतने टाइम के अंदर अंदर रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, मतलब शट डाउन हो जाना चाहिए, बंद कर दिया जाना चाहिए, या फिर क्या कर दिया जाना चाहिए, रेट्रोफिट किया जाना चाहिए। रेट्रोफिट करने का मतलब होता है किसी ओल्ड सिस्टम को आप अपग्रेड कर देते हो ताकि वो अच्छा काम करने लगे। आप नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको अपग्रेड कर देते हो, उसको कहेंगे रेट्रोफिट कर देना। किसको? पोल्यूटिंग प्लांट्स, यानी वो सब जगह जहाँ से पोल्यूशन फैल रहा है, जो पोल्यूटिंग प्लांट्स हैं, ऐसी फैक्ट्रीज हैं, ऐसे स्टेशंस हैं जहाँ से पोल्यूशन फैल रहा है, या तो उनका रिटायरमेंट कर दो, मतलब उनको ख़त्म कर दो, शट डाउन कर दो, उन प्लांट्स को ख़त्म कर दो। ख़त्म नहीं करना तो उनको रेट्रोफिट करो, मतलब नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसमें कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करो कि वो पोल्यूशन कम फैलाएं या ना फैलाएं। सपोर्ट फॉर क्लीनर फ्यूल्स, साथ में क्लीनर फ्यूल्स को सपोर्ट करना है, यानी ऐसे फ्यूल्स का यूज़ करना है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है, और ऐसी ही टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है। क्रेडिबल अल्टरनेटिव्स, ऐसे अल्टरनेटिव मतलब दूसरे ऑप्शंस को, और कैसे ऑप्शंस है? क्रेडिबल मतलब जिन पर भरोसा किया जा सके, जो कि ट्रस्टवर्दी हैं, प्रैक्टिकल हैं, काम के हैं, ऐसे अल्टरनेटिव्स होने चाहिए। फॉर फार्मर्स के लिए, कौन से फार्मर्स? ऐसे फार्मर्स जो बर्न करते हैं क्रॉप रेजिड्यू को। रेजिड्यू का मतलब होता है लेफ्ट ओवर्स, जो भी बच जाता है, जो किसान खेती करते हैं उसके बाद जो चीज़ें बच जाती हैं, स्टबल वगैरह, वो लेफ्ट ओवर्स हैं, उसको जो बर्न करते हैं उसके लिए। तो ये फोकस होना चाहिए, इंटरवेंशन करना है इन सभी सेक्टर्स में। दीज सॉल्यूशंस, ये जो सॉल्यूशंस है, विल टेक टाइम लेंगे टू मैनिफेस्ट करने के लिए। मैनिफेस्ट का मतलब है सामने आने के लिए, विजिबल होने के लिए, रिजल्ट दिखाने के लिए। मतलब मैनिफेस्ट करना, रिजल्ट दिखाना, सामने कुछ अच्छी चीज़ दिखाई देगी, मतलब ये सॉल्यूशंस टाइम लेंगे मैनिफेस्ट करने के लिए। बट ओनली दे विल लीड टू लास्टिंग चेंजेस, लेकिन यही लीड करेंगे, यानी लेकर जाएंगे हमको लास्टिंग चेंजेस, ऐसे बदलाव की ओर जो चलेंगे, जो टिकेंगे। यानी ऐसा बदलाव तभी हो पाएगा, लंबा बदलाव, जो बदलाव चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट हमें मिलेंगे इन सॉल्यूशन से। टाइम लगेगा बस। एंड दे नीड टू बी बैक्ड, और इनको बैक करने की ज़रूरत है। बैक मतलब यहाँ पीछे नहीं, बैक मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना, बैक करना उसको, यानी इसको बैक होने की ज़रूरत है। बाय अ करेजियस पॉलिटिकल विजन, एक पॉलिटिकल विजन की सपोर्ट मिलनी चाहिए इन सॉल्यूशंस को, रादर देन हैवी हैंडेडनेस। एक ऐसा विजन चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो, पॉलिटिकल विजन चाहिए, गवर्नमेंट और लीडर्स का ये विजन होना चाहिए, रादर देन हैवी हैंडेडनेस। हमें हैवी हैंडेडनेस नहीं चाहिए। हैवी हैंडेडनेस का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, देखो हैवी हैंडेडनेस ये समझ लो बहुत सारे हाथ यूज़ कर रहे हो आप, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ करना, बहुत सारे लोगों को डिप्लॉय करना, बहुत ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल करना, या स्ट्रिक्ट पुलिसिंग करना, हार्शली चीज़ों को लेना, ये नहीं चाहिए हमें। दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से इंग्लिश को डीपली सीखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।